नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज हम रिसर्च मेथोलॉजी पे बातचीत करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है प्लेजियरिज्म। तो हम लोग बातचीत करेंगे व्हाट इज़ प्लेजियरिज्म और हाउ A researcher can avoid plagiarism, अर्थात कि शोध कार्य में बौद्धिक चोरी क्या है, What is plagiarism in research, और बौद्धिक चोरी से बचने के उपाय क्या है। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या है। आजकल जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं उनमें से अधिकांश शोध कार्य जो है वो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, अर्थात वो उतने स्टैंडर्ड के नहीं होते जितने स्टैंडर्ड के उनको होना चाहिए। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है उसमें मौलिकता का अभाव शोध कार्यों में। प्रायः एक कहावत आपने सुनी होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो प्रायः ऐसी ही रिसर्चेज हो रही हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो रिसर्च नहीं हो रही है बल्कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन अर्थात पहले से ही किसी ने लिखा पढ़ा हुआ है और उसी को अपना कह करके, अपना बता करके थोड़ा सा कहीं कोई हिस्सा यहाँ से ले लिया, कोई हिस्सा वहाँ से ले लिया और उसको जोड़ जाड़ करके एक शोध प्रबंध बना दिया। तो वो रिसर्च नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन होता है। और तो बौद्धिक चोरी करके या इंटेलेक्चुअल थेफ्ट करके, प्लेजरिज्म करके कोई भी अनुसंधान करता या शोध करता अपने डिसिप्लिन में, अपने विषय में कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कुछ नया नहीं बता सकता। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल से कुछ पॉइंट मैंने आपको के लिए बनाए हैं और थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स की स्लाइड्स बनाई हैं जिनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो हम इसी पे बातचीत करें कि व्हाट इज़ प्लेजरिज्म इन रिसर्च। तो प्लेजरिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन else's work, ideas or words without giving proper credit to that writer. So it undermines the integrity of the researcher and distorts the understanding of history by misrepresenting the origins of ideas और discoveries। तो साथियों, बौद्धिक चोरी क्या है? अगर हम इसको परिभाषित करें, इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि उचित श्रेय दिए बिना किसी और के काम का, किसी और के विचारों का, किसी और के शब्दों का, किसी और के लेखन का उपयोग करने का कार्य साहित्यिक चोरी है। अब यहाँ देखिए, इस बात पे आप ध्यान दीजिए, बिना उचित श्रेय दिए, यानी अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने जो कुछ भी शोध करके लिखा है उसको उसका श्रेय न देते हुए उसको हम अपना बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये बौद्धिक चोरी है। तो यह शोधकर्ता की अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्चर। और विचारों या अनुसंधान में प्राप्त सामग्री को गलत ढंग से अपनी मौलिक खोज के रूप में प्रस्तुत करके इतिहास की समझ को विकृत करता है। तो बौद्धिक चोरी का बहुत ही आसान सा मतलब है, बहुत ही आसान सा अर्थ है कि दूसरे की बातों को अपना बना के प्रस्तुत कर देना।
तो इससे जो है इतिहास में विकृति आती है। क्योंकि देखिए, जब किसी लेखक के मन में विकृति होगी तो वो विकृति उसके लेखन में भी आएगी निश्चित रूप से। तो इस तरह से इतिहास के क्षेत्र में बौद्धिक चोरी के द्वारा, या किसी भी क्षेत्र में, केवल इतिहास का ही क्यों, किसी भी विषय में यदि बौद्धिक चोरी करके उस विषय में शोध किया जाता है तो वो उस विषय की सेवा नहीं होगी, बल्कि उस विषय को विकृत करना होगा, उस विषय के महत्व को कम करना होगा। साथियों, सवाल यह है कि हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च, कि कैसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान में साहित्यिक चोरी से बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वेन एवर यूजिंग समवन एल्सेस आइडियाज, डेटाज और इंटरप्रिटेशंस, प्रोवाइड प्रॉपर साइटेशंस। तो अगर हम किसी व्यक्ति के स्रोतों का या किसी व्यक्ति के लेखन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें स्रोतों का सही उद्धरण देना चाहिए। जब भी किसी अन्य के विचारों, डेटा या व्याख्याओं का उपयोग करें तो पाद टिप्पणी में उचित रूप से उसका उल्लेख करें। शैक्षणिक अनुशासन के आधार पर सुसंगत फुटनोट प्रारूपों जैसे शिकागो, एमएलए आदि का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जिस किसी के भी लिखी हुई पुस्तक है या रिसर्च पेपर है या कोई प्रोजेक्ट वर्क है, थीसिस है या और कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो हमें फुटनोट में उसको साइट अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए जो है, इफ़ वी आर यूजिंग समवन एल्सेस वर्क, तो हमें जो है उसका साइटेशन अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी अनुसंधान करता जो है उसे तथ्यों की उचित व्याख्या करनी चाहिए। यदि किसी और के काम से सहायता ली जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे मतलब हमने किसी किताब को पढ़ा या किसी रिसर्च वर्क को पढ़ा और उसकी वर्डिंग चेंज कर दी, उसमें शब्दों को थोड़ा बहुत बदल दिया, तो केवल कुछ शब्दों को बदलने के साथ ही और भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। देखिए, विचारों को अपने शब्दों में आप लिखें, लेकिन फिर भी ये विचार आपके मन में कहाँ से आए, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, तो इसलिए स्रोत का भी उल्लेख अवश्य करें, स्रोत को भी अवश्य उद्धृत करें, नहीं तो उसे बौद्धिक चोरी माना जाएगा। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से हर चीज़ मौलिक रूप से ही प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं समय प्रेरणा मिलती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने सम्राट अशोक के ऊपर रिसर्च किया। सम्राट अशोक जो है वो, उसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है। डॉक्टर भंडारकर ने किया है, डॉक्टर मुखर्जी ने, R.K. मुखर्जी ने किया है, और विंसेंट स्मिथ ने किया है, और भी रोमिला थापर ने किया है, और भी कई लोगों ने काम किया है। तो अगर हम उनके कामों का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अशोक के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, क्योंकि सबका कोई ना कोई नज़रिया है अशोक को देखने का। तो उसी तरह से जब हम भी काम करें तो हमारा भी एक डिफरेंट दृष्टिकोण या एक भिन्न दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि अगर जो बातें पहले के लोगों ने लिख दी हैं, अगर उन्हीं बातों के ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, उन्हीं बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए उचित यही होगा कि हमें अपने विचार क्या हैं, दूसरों के विचार तो हम लेते ही हैं और उनका स्रोत हमें उद्धृत करना चाहिए, लेकिन हमारे अपने विचार क्या हैं वो बताना अधिक आवश्यक है। तीसरी बात, प्लेजरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं।
तो सीधे उद्धरणों के लिए इन्वर्टेड कामा का उपयोग करना चाहिए। जब शोधकर्ता किसी स्रोत से सीधे उद्धरण देते हैं तो इन्वर्टेड कामा का उपयोग करें और स्रोत को सटीक रूप से उद्धृत करें। इससे पता चलता है कि ये शब्द आपके अपने नहीं है। कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो पैराग्राफ का पैराग्राफ जो है वो कहीं से उतार देते हैं, उतार के सीधे सीधे लिख देते हैं अपने थीसिस में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना। जैसे मान लीजिए अगर बहुत आवश्यक है कि हमें कोई उद्धरण देना है किसी दूसरे के कृति से, तो उस उद्धरण को हमें, अगर मान लीजिए हमें हूबहू लिखना है, वही चीज़ लिखना है जो उस किताब में लिखी है, तो हमको जो प्रॉपर तरीका होता है उसको इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना चाहिए, बताते हुए। जैसे हम लोग कहते हैं कि आर.सी. मजूमदार के अनुसार, या किसी और इतिहास H.C. राय चौधरी के अनुसार, प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ के अनुसार। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमें किसी को कोट करना है तो कोट करते समय हमें प्रॉपर जो तरीका होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, हम किसी दूसरे के मत का उल्लेख कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि ये शब्द आपके अपने नहीं हैं। तो इस तरह से दूसरों का जिसका हम उपयोग करते हैं उनके काम का सम्मान भी हो जाए। बाद में आप उसकी व्याख्या अपने तरीके से कीजिए कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने गलत कहा, आप उनके मत से सहमत हैं या असहमत हैं, वो आपके अपने शब्द होंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई उद्धरण ज्यों का त्यों लेते हैं तो उसको उचित तरीके से लिखें। अब देखिए, अन्य लेखक के केवल पाठ को ही नहीं, यानी जो टेक्स्ट है, पाठ अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट, तो अन्य लेखक के केवल पाठ को ही नहीं बल्कि उसके विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। You must still give them credit even if you paraphrase or summarize someone's ideas. The originality of an idea matters just as much as the specific wording. तो भले ही आप किसी के विचार की व्याख्या या सारांश करते हो, समराइज करते हो किसी के विचारों को, फिर भी आपको उन्हें श्रेय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी की किताब पढ़ी और हमने ये सोचा कि हम हूबहू तो नकल कर नहीं रहे हैं, हम तो उसको समराइज कर रहे हैं, हमने शब्दों को बदल दिया है, तो वो बौद्धिक चोरी नहीं होगी, वो बौद्धिक चोरी होगी, क्योंकि विचार और आइडिया तो उसी के होंगे, दूसरे के, आपकी मौलिकता तो रहेगी नहीं उसमें। तो इसलिए किसी विचार की मौलिकता उतनी ही मायने रखती है जितने की विशिष्ट शब्दांकन। तो आप दूसरे के विचारों से लाभ जरूर उठाइए, लेकिन साथ ही साथ उसकी मौलिक व्याख्या आप कीजिए, उसका मौलिक विश्लेषण आप अपने शब्दों में कीजिए। साथियों, शोधकर्ता को एकदम सटीक जो रिसर्च नोट्स हैं या शोध नोट्स हैं वो बनाना चाहिए। सूचनाएं एकत्र करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना का प्रत्येक भाग कहाँ से लिया गया है। तो while gathering information, ensure that you keep track of where each piece of information comes from. So this helps prevent accidental plagiarism when writing letter. तो ये सुनिश्चित कर लीजिए सूचनाएं एकत्र करते समय कि सूचना का प्रत्येक भाग कहाँ से लिया, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और इसके बाद जब शोध प्रबंध का लेखन आप करें तो शोध प्रबंध का लेखन करते समय आपको ये पता रहेगा कि आपने कहाँ से सूचनाएं ली हैं। तो इससे जो आकस्मिक साहित्यिक चोरी होती है जो वो उससे आप बच पाएंगे, जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि हमने सूचनाएं कहाँ से ली हैं तो हम उससे बच पाएंगे।
इसी तरह से साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, आजकल देखिए कोई भी थीसिस लिखी जाती है, कोई भी शोध प्रबंध लिखा जाता है, तो उसके लिए प्लेजरिज्म के जांच करने के लिए बहुत सारी टूल्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैं, या तो उनसे प्लेजरिज्म की जांच की जाती है। और प्रत्येक विद्यार्थी को शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पहले या उसको सबमिट करने से पहले प्लेजरिज्म की जांच करानी चाहिए, या बौद्धिक चोरी की जांच करानी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो तय मानक हैं या स्वीकृत सीमा से अधिक प्लेजरिज्म उसमें न हो। प्रयास ये होना चाहिए कि प्लेजरिज्म जो है वो 2%, 4% हो, 5% के नीचे हो, 10% के नीचे हो, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा वर्क नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए किसी प्लेजरिज्म की सीमा अगर मान लीजिए 25% भी तय की गई है, तो भी अगर मान लीजिए 10% से ऊपर आ रहा है किसी का प्लेजरिज्म, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आपकी ग्रेडिंग कम हो जाएगी जब प्लेजरिज्म की चेकिंग कराएंगे आप, और अगर आपका 10% से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको 12, 13, 15% आ गया प्लेजरिज्म, तो वो आपको बी ग्रेड मिल जाएगा। तो बी ग्रेड मिलना अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए प्रयास ये कीजिए कि सिंगल डिजिट में प्लेजरिज्म टेस्ट करने के बाद आए, 4%, 5%, 6%, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। तो साहित्यिक या बौद्धिक चोरी की जांच अवश्य करानी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्वीकृत सीमा से अधिक न हो। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्रोतों को उचित रूप से श्रेय दिया गया है और कोई आकस्मिक साहित्यिक चोरी नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी। मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि कुछ तथ्य व्यापक रूप से ज्ञात हो सकते हैं और उन्हें उद्धरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे डेट्स वगैरह हैं, वो सब ज्ञात होती हैं। बहुत सारी घटनाएं इस तरह की होती हैं जो सभी को ज्ञात होती हैं, तो उनमें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनकी की व्याख्या और विश्लेषण हेतु अतिरिक्त प्रयास और सावधानी की आवश्यकता होती है। तो उस पर अपना ध्यान प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को केंद्रित करना चाहिए, और जहां तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण की आवश्यकता है तो वहां सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी पूर्वक उनका विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। इकट्ठा की गई सामग्री का अध्यायों के अनुसार वर्गीकरण करना चाहिए और उनका गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए बौद्धिक चोरी से बचने के लिए। हालांकि दूसरों के काम से सहायता हमें अवश्य मिलती है, पर शोधार्थी को अपने शोध कार्य में नई अंतर्दृष्टि या व्याख्याएं प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब ये है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए जो भी आपके पास है, engage with the material critically and form your own analysis. तो while it's essential to build on the work of others, your research should offer new insights or new interpretations. तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि दूसरे के कार्यों से हमें अवश्य सहायता मिलती है, लेकिन फिर भी यदि हम शोध कर रहे हैं तो हमारी अपनी नई अंतर्दृष्टि, नई व्याख्याएं होनी चाहिए एक शोध कार्य में। तो बौद्धिक चोरी से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को सदैव अपने शोध निर्देशक के संपर्क में रहते हुए उनकी सलाह से कार्य करना चाहिए। देखिए, जो अनुभवी शोध निर्देशक होते हैं वो जब किसी विद्यार्थी के शोध प्रबंध को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उन्हें मालूम हो जाता है, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, वर्षों से पढ़ाते लिखाते रहते हैं, तो उन्हें ये पता चल जाता है कि अगर बौद्धिक चोरी हुई है तो वो
पकड़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ कहाँ से उठाई गई है। क्योंकि देखिए, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए ये आवश्यक है कि सदैव अपने शोध निर्देशक या सुपरवाइजर के संपर्क में रहिए, उनकी सलाह से काम करिए और उनसे पूछिए, उनसे ये प्रश्न कीजिए कि बौद्धिक चोरी से कैसे बचा जा सकता है। तो निश्चित रूप से सुपरवाइजर इसीलिए होते हैं, निर्देशक इसीलिए होते हैं, जो आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे बौद्धिक चोरी से बचने के। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, जब मान लीजिए हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और हम साहित्यिक पुस्तकों वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब अधिकांश जो साहित्यिक कृतियां हैं, जो प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं, या मान लीजिए इतिहास में ही हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें आजकल इंटरनेट पे पड़ी रहती हैं। तो इंटरनेट पे पड़ी रहने के कारण तो हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, फिर भी थोड़ा बहुत जो है, जब हम जांच कराते हैं बौद्धिक चोरी की, तो थोड़ा बहुत 2-4% आ ही जाता है। तो जब आप अपने सुपरवाइजर्स के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से उनसे भी आप बच सकते हैं। और आखिरी बात जो प्लेजरिज्म के संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, वो ये है कि देखिए, अकादमिक लेखन, एकेडमिक राइटिंग जो है, वो एक तरह की रचनात्मक गतिविधि है और आसान नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक एकांतिक प्रक्रिया है, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि टू ए ग्रेट एक्सटेंट इट्स अ सॉलिटरी प्रोसेस। और इसकी जो प्रगति है वो बहुत धीमी प्रतीत हो सकती है, क्योंकि शोध प्रबंध लेखन का जो काम होता है वो बहुत तेजी से नहीं होता है, वो धीमे धीमे होता है। बार बार आदमी लिखता है, बार बार पढ़ता है, बार बार देखता है, जब तक उसको तसल्ली ना हो जाए तब तक। और फिर उसी समय ये चेक करना चाहिए, उसकी जांच करना चाहिए कि कहीं ये बौद्धिक चोरी के अंतर्गत तो नहीं आएगा। हमने ऐसा तो नहीं है कि किसी राइटर का हूबहू उतार दिया है या कुछ किया है। तो लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शोधकर्ता के लिए बौद्धिक जगत में प्रवेश करने का और अपना प्रभाव छोड़ने का एक अवसर है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए रिसर्चर टू enter into the world of intellectuals, और साथ ही साथ वो अपनी जो उसकी विचारधारा है, जो अपना जो प्रभाव है, वो भी बताने का एक अवसर उसको प्राप्त होता है। यदि वे इस रचनात्मक आयाम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो इस प्रक्रिया का अधिक आनंद ले सकेंगे। तो यह मानवीय विचारों का हिस्सा बनने का अवसर है। मानवीय विचार इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी रिसर्चर होते हैं वो सब मनुष्य ही होते हैं, उनके विचार मानवीय विचार होते हैं। तो हजारों लाखों लोगों ने शोध किया है, अपने अपने विचार रखे हैं लोगों के सामने। कुछ लोग जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, कुछ लोग बहुत ख्याति प्राप्त कर गए हैं, बहुत ख्याति लब्ध दार्शनिक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं अपने शोधों के आधार पर। तो उनकी श्रेणी में सम्मिलित होने का एक अवसर होता है, और ये तभी मिलेगा जब आप में मौलिकता होगी। अगर आप प्लेजरिज्म से प्रभावित हैं, प्लेजरिज्म के जरिए अपना काम पूरा करते हैं, तो फिर आप उनकी श्रेणी में कभी नहीं आ सकते। तो थीसिस लिखने में उन शोधकर्ताओं, विचारकों के विचारों पर आधारित होना शामिल है जो पहले ही रह चुके हैं और भविष्य के छात्रों के लिए नींव रखने में मदद करते हैं। ये ठीक है, हम जो लोग पहले हमसे जो पहले आए हैं, उन्होंने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। लेकिन उस रास्ते को और अच्छा बनाना, उस रास्ते को और आरामदायक बनाना, उस रास्ते को और सरल बनाना, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको और मदद मिले, तो उससे अपने मौलिक सृजन के द्वारा, अपने मौलिक कार्यों के द्वारा हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, बहुत ही शॉर्ट में प्लेजरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया।
और मूल बातें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है वो एथिक्स इन हिस्ट्री के ऊपर बातचीत की थी। तो देखिए एथिक्स इन हिस्ट्री भी इसी से रिलेटेड है। अगर हम एथिक्स का पालन करेंगे, अगर हम नैतिकता का पालन करेंगे, तो प्लेजरिज्म से हम बच सकेंगे। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी शंकाओं का निवारण हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करके अपने कमेंट्स वगैरह भी अवश्य दें वीडियो पर। जल्दी ही नई वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर ही, मैं आपको आर्काइव्स और रिसर्च लाइब्रेरीज वगैरह का क्या महत्व है और किस तरह से वो शोधकर्ता के लिए सहायक हो सकते हैं, उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेके 1-8 दिन के अंदर ही आऊँगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।